इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसी के बारे में, एसी फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए एसी या डीसी इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है। वैसे एसी जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी जो अल्टरनेटिंग जो हम बात कर रहे हैं जिसकी अल्टरनेटिंग करंट की, ये ऐसा होता है कि इसमें जो एसी का वैल्यू होती है, इसमें जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, अल्टरनेटली चेंज होती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, एसी की वैल्यू, एसी में जो भी होगा वोल्टेज या करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। वो आपकी एसी होती है। अगर डीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डीसी में क्या होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसी के बारे में। एसी फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं तो वो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने सुना होगा साइकिल, तो साइकिल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, तो साइकिल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसकी वेव फॉर्म को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एसी में ये जो वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, ये वेव फॉर्म एसी नेचर का है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू है, करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू है, करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये साइनोसॉइडल है। किस नेचर में है? साइनोसॉइडल नेचर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर, यहाँ से ओ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आकर एक पॉइंट पे ये फिर से जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अब फिर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये घटते घटते फिर क्या हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे आकर फिर ये जीरो पे आ जा रहा है। ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। मतलब यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक, और यहाँ से जब ये स्टार्ट होके चल रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और इन दोनों साइकिल को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल्स को मिलाकर एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, जिसे बोलते हैं वन साइकिल। एक साइकिल हम बात करें इसकी। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें कि एक सर्किल होता है, एक सर्किल को कंप्लीट बनाने में क्या होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग, पूरी सर्किल को बनाते हैं किसी भी, तो वृत्त को बनाने में, सर्किल को बनाने में पूरा कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम हाफ सर्कल बनाएं तो हाफ सर्कल बनाने में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ साइकिल बनाने में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल को मिलाकर एक वन साइकिल होता है। ठीक है, अगर एक साइकिल जो कंप्लीट होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं। अगर हम हाफ साइकिल बात करते हैं तो वहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको साइकिल समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है। देखिए फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति आपने सुना होगा, तो आवृत्ति क्या होती है कि जो ये साइकिल है आप देख रहे हैं, ये साइकिल, तो एक सेकेंड में इस तरीके की कितनी साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, कोई भी वेव फॉर्म में, वोल्टेज या करंट की जो भी वेव फॉर्म है उसमें एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। जैसे ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक है तो वो एक सेकंड में जितनी ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं एक साइकिल, इस प्रकार से क्या है, एक सेकंड के अंदर इतनी 50 साइकिलें वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ हर्ट्ज। तो यहाँ देखिए किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि उसने एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट की है। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टाइम पीरियड क्या होता है, हिंदी में आवर्तकाल क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी एक साइकिल देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे जो साइकिल है
एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री में, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ तक का जो टाइम है यहाँ तक का, वो टाइम क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ समय उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, इट्स मेजर्ड इन सेकेंड, और इसे हम मेजर किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं। आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज द टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या है, आपका जो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके रेसिप्रोकल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो रही है पॉजिटिव साइकिल, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है हिंदी में। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव साइकिल की या निगेटिव हाफ साइकिल की, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए एम्पलीट्यूड आपको समझ में आया होगा। आगे क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देखते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती हैं उसको हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान। मतलब हर एक क्षण में, हर एक टाइम में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में आपने ये देखा होगा कि हर एक टाइम पर क्या होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो हम पर्टिकुलर किसी भी टाइम, एनी टाइम पर हम इंस्टेंट ऑफ टाइम देखेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा तो यहाँ I1 है, दूसरे पॉइंट पे देखा तो I2 ले लिया, यहाँ पर I3 है, किसी भी पॉइंट देखेंगे हमने उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। तो एट एनी पॉइंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पर हम देख सकते हैं क्या है, तात्कालिक समय पर ये क्या है, उसकी तात्कालिक मान है, तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, या हो पॉजिटिव साइकिल में हो या निगेटिव साइकिल में। तो इस तरीके से ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बाद क्या आता है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज इज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज नोन एज द पीक वैल्यू। जैसे कि हमने देखा था अभी, एम्पलीट्यूड देखा था हमने, आयाम देखा था, तो वैसे ही देखेंगे हम इसका मैक्सिमम पीक वैल्यू किसे हम बोलेंगे, जो इसका मैक्सिमम मान होता है। मैक्सिमम मान क्या है, ये है आपका, यहाँ तक क्या है, यहाँ ले ले, पॉजिटिव ले ले या निगेटिव ले ले, तो जो इसका मैक्सिमम जो मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसकी पीक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी इसकी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, उसकी पीक वैल्यू कहलाती है, हाईएस्ट वैल्यू। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू। देखिए आरएमएस वैल्यू जो होती हैं वो इफ़ेक्टिव वैल्यू होती हैं। जैसे कि हम लोग कोई ऐसी सर्किट यूज़ करते हैं तो उसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एसी का अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कोई दे रहे हैं, कोई भी है, करंट या वोल्टेज, तो उसमें जो इफ़ेक्टिव वैल्यू जो होती है, जो इफ़ेक्ट करती है, प्रभावी मान जो होता है वो कहलाता है आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट मीन स्क्वायर जो होता है वैल्यू होती है, इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बताया था अभी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान बताया, तात्कालिक मान, हर एक समय पर अलग अलग वैल्यू जो थी तात्कालिक मान, उसमें हमने कुछ वैल्यू ले लेते हैं, I1 I2 I3 और IN ले लेते हैं। तो उसकी आरएमएस वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसका हम अंडर रूट करके उसका स्क्वायर करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे और उनका एडिशन कर देंगे।
उसके जितने नंबर होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN का स्क्वायर, इनकी संख्या कितनी है, n है, तो n से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा RMS वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हमें फॉर्मुलेट करना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल टू 1/√2 I max। तो यहाँ पे हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू पता है तो हम उसमें √2 से डिवाइड कर देते हैं I max से, I max में √2 से डिवाइड करते हैं तो RMS वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें I max मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता हो। और वैसे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता है डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टाइम पर कई वैल्यूज़ दी हैं तो उसकी आपको RMS वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका RMS वैल्यू निकालने का फॉर्मुलेशन है। अब देखिए, अगर यही चीज़ हम यहाँ पर 1/√2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉइंट में अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 0.707 हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो IRMS क्या हो जाएगा, 0.707 I max, ऐसे भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें I max पता है, वैल्यू पुट करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका RMS वैल्यू निकल जाएगा। और ऐसे ही हमने EMF या वोल्टेज में भी अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखिए, RMS वैल्यू आपको समझ में आई होगी। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है इसको देखते हैं। तो एवरेज वैल्यू में क्या करना है, जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पर औसत मान निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे और उनकी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका औसत मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। I एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN अपॉन में n। तो यहाँ से हमारा एवरेज निकल जाता है। ठीक है, अब अगर हमें I max मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता है तब एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0.637 I max, इससे हम I max की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि I max में अगर हम 0.637 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, वो करंट के केस में हो या वोल्टेज के केस में हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता हो तो ये हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, और ये अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर पता हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमेशा AC के लिए है। अगर किसी दूसरे केस, जैसे हमारा साइनोसॉइडल है, AC साइनोसॉइडल है अगर वेव फॉर्म, तब तो हम ये सारी अप्लाई करते हैं। अगर आपका डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर टाइप का है, ट्रेंगुलर टाइप का है, ठीक है, ऐसे वेव फॉर्म्स हैं तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, RMS वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव वेयर बोथ आर इक्वल। अगर हम रेक्टेंगुलर केस को छोड़ दें तो क्या होता है, यहाँ पर आपका RMS वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज वैल्यू को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, या दोनों इक्वल होता है, या तो आपका RMS वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा या तो वहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे करके आप एवरेज वैल्यू को देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पीक फैक्टर के बारे में। पीक फैक्टर क्या होता है, तो देखिए पीक फैक्टर क्या होता है, हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होता है क्या होता है, हमने बताया था आपको। RMS वैल्यू कैलकुलेट की कैसे की जाती है ये भी पता है। तो जो पीक फैक्टर होता है वो मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो होता है। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की बात करें या वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग कोई क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी RMS वैल्यू का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं पीक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम AC की बात कर रहे हैं तो हम I max अगर हम पुट करते हैं और RMS है तो IRMS का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, I max अपॉन में √2। तो √2 है, यहाँ से I max कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। मतलब ये अगर अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल है आपका वेव फॉर्म तो वहाँ पर जो पीक फैक्टर होता है वो कितना होता है, √2 होता है या 1.414 होता है। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज के लिए तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा और वैल्यू कितनी आती है, 1.414 या √2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पीक फैक्टर। अब देखते हैं हम लोग क्या फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो देखिए फॉर्म फैक्टर में क्या होता है, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड द फॉर्म फैक्टर, इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है,
आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, तो आरएमएस वैल्यू होती है आई आरएमएस बराबर होता है आई मैक्स इंटू 0.707, और एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आई मैक्स इंटू 0.637। ठीक है, आई मैक्स से आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमें इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 1.11। मतलब जो आपको साइनसोइडल होते हैं एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसमें हमारा जो फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है 1.11 होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पीक फैक्टर कितना होता है √2 होता है या 1.414 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए जैसे कि हमने करंट में अप्लाई किया था वैसे ही हम लोग वोल्टेज में भी अप्लाई करेंगे और सेम वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, फेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फेज कैसे होते हैं और लीडिंग लैगिंग के बारे में देखेंगे, इन फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।